अगले दिन हम जैसे ही इकट्ठे हुए तो मेरे मन में उठते हुए सवाल मुझसे पहले गुड्डू और मुशी ने काट डाले। आखिर ये शाहजी कौन थे जिसके सदके हमें सिनेमा हॉल में इस कदर इज्जत और इन शख्सियत जैसा इस्तकबाल मिला, लेकिन राजा हमें टालता रहा। आखिर हम सब ने बेअक जबान होकर इसे पूछा, बताते क्यों नहीं, ये शाहजी आखिर है कौन? राजा बेपरवाही से च्युइंगम चबाते हुए बोला, मुझे क्या पता, मैंने तो आज तक कभी शाहजी से मिला हूँ ना उसे देखा है। राजा का जवाब सुनकर हम सब के मुंह से निकला, क्या? तो फिर कल वो सब क्या ड्रामा था? राजा का जवाब सुनकर हम सब के पैरों के नीचे से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। राजा ने अपने तौर पर टिकट निकालने की तमाम तरकीबें आजमा कर देख ली, लेकिन सिनेमा पर इतना शदीद रश था कि सबसे छोटा टिकट भी ब्लैक में 5 रुपए से ऊपर ही का मिल रहा था। कितार में टिकट लेने के लिए राजा ने 3 मरतबा कोशिश की, लेकिन हर बार जब भी खिड़की के करीब पहुंचता तो कोई ना कोई मस्टोंडो का टोला उसे ताकर फिर वहीं खड़ा कर देता जहाँ से कितार में राजा ने अपने सफर का आगाज किया होता। आखिरकार राजा मायूस होकर हमें ये इत्तला देने के लिए ऊपर बालकोनी की तरफ आने लगा कि हम आज फिल्म देखने का ख्याल दिल से निकाल दें, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़कर बालकोनी की तरफ आने लगा, इसे नीचे ये उम्र सीधा शख्स दूसरे शख्स से बातें करता सुनाई दिया। राजा के कान इनके पहले जुमले पर खड़े हो गए। वापस में किसी शादी का जिक्र कर रहे थे, जाने इनके घर वाले और बच्चे अब तक फिल्म पर शो क्यों नहीं देखने आए। राजा वहीं खड़े होकर कान लगाकर बातें सुनने लगा। पहला शख्स कहने लगा, अब तक तो शादी के घर वालों को पहुंच जाना चाहिए था। उमर सीधा शख्स ने भी अपना हाथ घड़ी की जानिब देखा। वाकई शो तो समझो शुरू हुआ ही चाहता है, फिर आज मुझे भी घर जल्दी वापस जाना होगा। तुम्हारी भाभी मेके गई हुई है, न जाने बच्चों ने पीछे क्या उधम मचाया होगा। मैं तो शो शुरू होते ही घर के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, अब कुछ और देर और देख लें, हो सकता है आज का प्रोग्राम मनसूख कर दिया हो। बहरहाल अगर वो लोग आ जाते हैं तो इन्हें इज्जत के साथ ले जाकर हाल में बिठा दीजिएगा, ठंडा गर्म भी पूछ लीजिएगा। शाह साहब हमारे बहुत पुराने मेहरबान हैं और इनके घर से कभी कभार ही कोई फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल आता है। इनकी खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। पहला शख्स उम्र सीधा शख्स को ये हदायत देने के बाद चला गया। राजा के जहन में आंधियां सी चलने लगी। लगता था कुदरत ने यह मौका खुद राजा के लिए पैदा किया था। राजा इस डेढ़ उम्र चश्मे वाले शख्स के गैर महसूस तौर पर निगरानी करता रहा और जब इसने देखा कि अब वो शख्स मायूस होकर सिनेमा से निकलने ही वाला है तो राजा इस शख्स के सामने जा खड़ा हो गया जिसे शाहजी ने बेचा है। बाकी घर वाले तो किसी वजह से नहीं आ पाए, सिर्फ बच्चों को भिजवा दिया है। तभी वो शख्स हमें इतना हैरतज़दा होकर बुड़बुड़ाता रहा कि शाहजी ने इतने छोटे बच्चों को अकेले सिनेमा कैसे भेज दिया। हम सब ने राजा की बात सुनकर अपना सर पीट लिया। सिनेमा का सब खाया पिया उल्टा वापस मुंह को आने लगा था। अगर इस दौरान शाहजी खुद या उनके घर वाले सिनेमा पहुंच जाते तो जो हमारा हशर होता उसे सोचकर हमें पसीने आने लगे थे। हम सब ने राजा को सख्त सूझ सुनाई और आखिर उसे यह सब करने की क्या जरूरत थी। हमारी इज्जत और जान दोनों को ही दाव पर लगा दिया था, लेकिन राजा बेफिक्री से हमारी सारी बातें सुनता जा रहा और डटाई से मुस्कुराता रहा। जब हम सब अपने दिल की बड़ास निकाल चुके तो उसने आखिर में एक ही जुमला कहा, अबे यार ये क्यों सोच रहे हो कि क्या हो सकता था, ये सोचो कि क्या हुआ। सबने मजे से फिल्म भी देखी, वक्फे में खूब अयाशी भी की या नहीं। अगर मैं ये सब ना करता तो तुम सब कभी फिल्म ना देख पाते। मैं तो कहता हूँ अगले बार फिर चलते हैं। इन्हें शाहजी के घर में या इनके खानदान में मजीद कितने बच्चे हैं, ना ही इन्हें शाहजी के खानदान की शक्ल जुबानी याद होगी। अगले हफ्ते हम अपना हुलिया बदल कर पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ चले जाएंगे। राजा की ये बात सुनकर हम सब अपने कानों में उंगलियां डालकर सर पर भागे। हमें यकीन हो गया था कि राजा के साथ मजीद खड़े रहना अपनी जिंदगी मजीद खतरे में डालने के मुतरादिफ है, लेकिन राजा ने अपनी ये रट बाद में भी जारी रखी। वो समझता था कि ऐसे मौकों से मुंह फेरना कुफरान नेमत के जुमरे में आता है। जिस दिन हम फिल्म देखने सिनेमा गए, इसके चौथे दिन वजू आपी की 12वीं जमात का नतीजा निकल आया। उन्होंने पूरे जिले में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। गयास चचा और सकीना खाला का सर खुशी और फख्र से यूं ऊंचा हुआ कि उन्होंने पूरे मोहल्ले में खास मुल्तान की देसी घी से बने हुई मिठाई बांटी। सारे मोहल्ले में वजू आपी के कामयाबी की धूम थी। सुना है अगले दिन के अखबार में उनकी तस्वीर भी आई थी। अफसोस मुझे इस वक्त पता नहीं चल सका क्योंकि इस वक्त हमारे घर बाकायदगी से अखबार नहीं आता था, वरना मैं इनकी तस्वीर काटकर अपनी कॉपी में जरूर लगाता। इस शाम जब इनकी कामयाबी के चर्चे पूरे मोहल्ले में फैले हुए थे, मैं भी अपनी अम्मी के साथ इन्हें मुबारकबाद देने के लिए इनके घर गया। लेकिन इनके घर में घुसते ही सबसे पहले मेरी नजर ताहिर भाई और इनकी अम्मी पर पड़ी, जो हाथों में मिठाई का डब्बा थामे सहन में बैठी हुई थी। ताहिर भाई की अम्मी ने अपने हाथों से बच्चों आपी को मिठाई खिलाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सकीना खाला ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। हाँ हाँ क्यों नहीं, वजीहा की कामयाबी में अपने ताहिर की मेहनत और वक्त का ही तो सब अमल दखल है। अगर ताहिर मियाँ से अपना वक्त देकर इतनी दिलजपी से ना बढ़ाते तो भला हमारी वजो इतनी कामयाब हो पाती। अभी बुलाती हूँ इसे। सकीना खाला ने जल्दी से वजो आपी को आवाज़ दी, जो अंदर कमरे में अपनी सहेलियों के जुर्मट में बैठी इनसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी। वजो आपी कमरे से निकली तो मेरी और ताहिर भाई की बैक वक्त इन पर नजर पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि आसमान से कोई परी उतर कर गयास चचा के सहन में आ खड़ी हुई है। वजो आपी ने मुकम्मल सफेद जोड़ा पहना हुआ था जिसके किनारों पर हल्का सा फरोजी धागे का काम खड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगा गयास चचा का पूरा सहन किसी नूर की बारात से भर गया हो। पता नहीं क्यों इस वक्त मेरे दिल ने शिद्दत से ये ख्वाहिश की कि सहन में मौजूद बाकी लोग सब वहाँ से एक पल के लिए कहीं ओझल हो जाएं और वजो आपी की पूरी तवज्जो सिर्फ मेरी जानब रहे। खास तौर पर ताहिर भाई की इस वक्त वहाँ से मौजूदगी मुझे बहुत भूल रही थी, क्योंकि जब से वजो आपी कमरे से बाहर आई थी तब से मुस्तकिल ताहिर भाई की नज़र किसी न किसी बहाने इनके सरापे का तवाफ कर रही थी और वजो आपी भी मुस्तकिल शर्माई जा रही थी और दबी दबी सी मुस्कुराहट इनके होठों से फूटी जा रही थी। ऊपर से गयास चचा और सकीना खाला का बस नहीं चल रहा था कि किस तरह ताहिर भाई को अपनी आंखों पर बैठा लें, क्योंकि बकौल उनके वजो आपी की कामयाबी में ताहिर भाई की मेहनत और इनके वक्त का अपनी पढ़ाई के औकात में भी आकर वजो को सबक देना और सिखाने का बहुत दखल था। सच पूछे तो मुझे ये सब कुछ एक आंख भी नहीं भा रहा था।
अगर ताहिर भाई ने वजू आपी को 2-4 लफ्ज़ बता ही दिए थे तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात थी। पता नहीं वजू आपी के घर वालों को कब अक्ल आएगी। और मैं जो हमेशा भाग भाग कर इनके सारे काम करता था, इनकी पेंसिलें घड़ता था, इनके जी और जी निब वाले होल्डर और ईगल पेन भर भर कर इनके लिए तैयार करके रखता था, इन सब बातों के बावजूद मेरा कोई जिक्र भी नहीं कर रहा था। और जो ताहिर भाई आज शान से गया चचा के बराबर अकड़े हुए बैठे हैं, इनके घर से भी किताबें और पुराने हालशुदा पर्चे कौन वजू आपी को ला कर देता था। 12वीं के इम्तहान के दौरान जब वजू आपी के तांगे वाले को बुखार हो गया था तो फजलू बाबा के साथ जाकर इनके लिए बाहर सड़क से तांगा या रिक्शा कौन ला कर देता था। क्या मजाल है किसी ने भी मेरी इन खिदमात का जरा सा भी जिक्र किया हो। सब के सब अपनी धुन में मगन थे। बाकियों की तो चलो खैर है, ना ही मुझे इन सब की कोई ऐसी खास परवाह थी, लेकिन कम अज़ कम वजू आपी को तो 2 लफ्ज़ मेरी तारीफ में इन सब के सामने बोलने चाहिए थे। लेकिन आज तो उन्होंने भी हद ही कर दी। अपनी सहेलियों और दिगर मेहमानों के साथ वो इस कदर मगन थी कि मुझसे हमेशा की तरह हाथ मिलाना और शरारत से मेरे बाल बखेरना भी भूल गई। मैं इनकी इस बेगानगी के रवैये से शदीद दिल बरास्ता हो गया। कुछ देर तक तो मैंने इंतजार किया कि वो मुझ पर तवज्जो देंगी, और मैं खास तौर पर अपने हाथ से रंग भरकर इनके लिए मुबारकबाद का जो कार्ड बनाकर लाया था खुद अपने हाथों से इन्हें दूंगा और इन्हें बताऊंगा कि मैंने कितनी मेहनत से पूरा 1 हफ्ता लगाकर इस कार्ड में वो जो आपके पसंदीदा रंग भरे हैं। बल्कि सच तो यह है कि मेरे अपने रंग तो तीसरे दिन ही खत्म हो गए थे, इसलिए मजबूरन मुझे मारा के वस्ते से इसके रंग चुराकर रातों को जाग जाकर इसके लिए ये कार्ड मुकम्मल करना पड़ा। रातों को जागना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारा के बस्ते में से कोई चीज़ दिन में निकालना मुमकिन ही नहीं थी। ये नाखुशगवार फरीज़ा मुझे रात के वक्त ही सर अंजाम देना पड़ता था। मैं अपने हाथों में कार्ड पकड़कर वजू आपी की तवज्जो का मुंतज़िर ही रह गया था। इनके गिर्द मुबारकबाद देने वालों का और इनके की कामयाबी सराहने वालों का हजूम बढ़ता ही चला गया, जिनमें सरफराज ताहिर भाई और उनकी अम्मा थी। मुझे ज़िंदगी में पहली मरतबा किसी शख्स से जलन और हसद महसूस हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ताहिर भाई मेरे हक पर डाका मार रहे हों। अगर आज इस वक्त वो मौजूद ना होते तो यकीनन वजू आपी की सारी तवज्जो का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होता। वो पहले भी कई मरतबा ऐसे मौक़ों पर मेरा हाथ पकड़कर अपनी सहेलियों के झुरमुट में मुझे अपने साथ बैठा लिया करती थी। फिर चाहे वो घंटों दूसरों के साथ गुफ्तगू में मगन रहती, लेकिन मेरे लिए इनका साथ ही बहुत होता था। लेकिन आज तो उन्होंने अपने पास भी बुलाया नहीं था। आखिरकार मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने अपने हाथों में पकड़ा कार्ड वहीं वजू आपी के सेन में पहनकर वहाँ से पैर पटकता हुआ निकल आया। अम्मी उस्तानी खाला दूसरी औरतों के साथ बातों में मगन थी, इसलिए उन्हें मेरे बाहर जाने का पता नहीं चला। बल्कि सिर्फ एक मेरी अम्मी ही गया वहाँ तो पूरी की पूरी महफिल ही अपनी धुन में मस्त थी। लिहाजा मुझ जैसे गैर अहम शख्स का जगह छोड़ देने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बेबसी और गुस्से से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तय कर लिया कि आइंदा वजू आपी के घर कभी नहीं जाऊंगा। बाहर निकला तो मोहल्ले के बड़े नीम के पेड़ के नीचे राजा, नन्नू, मुशी और गुड्डू को फिर से कायल करने में मसरूफ था कि शादी के नाम का सहारा लेकर एक आध शो और देखने में हर्ज नहीं। मैं चुपचाप आकर इनके पास बैठ गया। राजा ने चौंककर मेरी तरफ देखा। लगता है तुम्हारी वजू आपी से मुलाकात नहीं हो पाई। जाने राजा को मेरे अंदर की बातों की खबर इतनी जल्दी कैसे हो जाती थी। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया, ना हुआ करे। मैंने भी फैसला कर लिया, माइंदा इनके घर में कदम नहीं रखूंगा। ये कोई नई बात नहीं। इस तरह के इरादे और इरादे तुम तकरीबन हर हफ्ते ही करते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें वजू आपी बुलाती हैं सिर्फ एक आवाज़ लगाती हैं और तुम सब कुछ भूल भाल कर फिर इनके पास दौड़े चले जाते हो। राजा की बात सुनकर सबने दांत निकाले। मुझे मजीद गुस्सा आ गया। तुम लोग देख लेना, अब ऐसा नहीं होगा। राजा ने बात पलट दी। अच्छा ये बताओ कि इस इतवार को सिनेमा में फिर फिल्म लग रही है, थोड़ी सी हिम्मत करो तो एक बार फिर अयाशी करवा सकता हूँ तुम सबको। कोई और मौका होता तो मैं राजा को साफ मना कर देता, लेकिन इस वक्त मैं वजू आपी की वजह से इस कदर उदास और सदमे में था, बल्कि उससे के ज़ेर असर था कि मैंने बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी। राजा ने तो ये सुनकर खुशी के मारे याहू का एक लंबा सा नारा लगाया, जबकि बाकी तीनों हैरत के झटके से बेहोश होते होते बचे, क्योंकि इनका ख्याल था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी दोबारा इस तरह सिनेमा जाने की बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। गुड्डू ने मुझे कांधे से पकड़कर जोर जोर से हिलाया और नन्नू ने मेरे गालों पर हल्के हल्के कई तमाचे भी मारे, लेकिन मैं फैसला कर चुका था इस इतवार को दोबारा शादी के मेहमान बनकर फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे। बल्कि एक फिल्म देखने के लिए जाने पर ही क्या मुनहसर मैं इस वक्त हर वो काम करना चाहता था जिसे मुझे वजू आपी ने मना किया था। मुझे का ख्याल था कि मुझे सर्दी लग गई है, जिसकी वजह से मेरे दिमाग पर असर हो गया, जबकि गुड्डू और नन्नू को मुझे मुकम्मल दीवाना ही समझ रहे थे। बहरहाल मैं फैसला कर चुका था। अब हमें सिर्फ इतवार का इंतजार था। शाम को मैं देर से घर गया तो अम्मी वजू आपी के घर से वापस आ चुकी थी। उन्होंने सरसरी तौर पर मुझसे दरियाफ्त किया कि मैं वहाँ से उठकर क्यों चला आया था। बाद में सब मेरे बारे में पूछ रहे थे। मैंने अम्मी को खरीदने की कोशिश भी की कि सबसे इनकी मुराद कौन कौन है, लेकिन अम्मी रात का खाना बनाने में इस कदर मसरूफ़ थी कि इन्हें मेरा सवाल ठीक से समझ ही नहीं आया। उन्होंने मुझे टालकर बावर्ची खाने से बाहर भेज दिया। बहरहाल मुझे क्या पड़ी थी कि अब मैं वजू आपी के जानब कोई आस लगाता और फिर इन्हें भला फुर्सत ही कहाँ मिली होगी मेरे बारे में पूछने की, मेरी गैर हाज़िरी महसूस करने की। राजा ठीक ही तो कहता है, इन लड़कियों की तबीयत का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्हीं ख्यालात में गलता और पेचान रात को जाने का नींद की हसीन वादियों में जा उतरा। तो उस दिन बारिश की वजह से हमारे स्कूल में सुबह ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। मैं, राजा और गुड्डू बस्ते गले में लटकाए सड़क के किनारे बहते हुए नाले में अपनी अपनी कागज़ की कश्तियों के साथ चलते। जब मोहल्ले के गेट तक पहुंचे तो वहाँ फजलू बाबा से मट भेड़ होगी, जो सकीना खाला की पुरानी सिलाई मशीन को मिस्त्री के हाथ से तेल डलवा कर वापस ला रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने वहीं हाँक लगा दी। आदि मियाँ जाते कहाँ हो? वजह भी कल से तुम्हारी रात तक रही है, चलो मेरे साथ घर चलो। उन्होंने मुझे कहा था कि जहाँ
आदि नजर आए तो उसे साथ ले आओ। राजा और गुड्डू दोनों ने मेरी तरफ यूं चौंक कर देखा जैसे कोई जज किसी आदि मुजरिम की तरह देख रहा हो। राजा ने धीरे से मेरे कान के करीब सरगोशी की। ओए आदि के बच्चे, अगर आज हिम्मत नहीं दिखाई तो फिर आइंदा हमारे सामने भड़के नहीं मारने की कोशिश करना। सच तो यह है चंद लोगों के लिए खुद मेरा ईमान भी डगमगा सा गया, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके फजलू बाबा से आखिर कह दिया था, वजह आप इसे कहिएगा आजकल मैं कुछ मसरूफ हूँ, फुर्सत मिली तो मैं खुद आ जाऊंगा। ये कहकर फजलू बाबा को हैरतज़दा खड़ा छोड़कर मैं राजा और गुड्डू के साथ पैर पटकता आगे बढ़ गया। रास्ते में गुड्डू और राजा ने मेरी खूब पीठ ठोंकी कि आज वाकई मर्दों वाला जवाब दिया है, लेकिन जाने क्यों खुद मेरा दिल अंदर से बुझ सा गया था। राजा और गुड्डू अगले दिन सिनेमा जाने का मंसूबा बना रहे थे। मैं बेख्याली में हूँ हाँ करके इनके साथ शरीक होने का तासुर दे रहा था। कभी कभी ये दिल कुछ फैसले करते वक्त कितना खुश होता है, लेकिन जाने क्यों कुछ लम्हों बाद ही वही फैसले सोचकर दिल डूबने लगता है। मेरी वो रात मेरी ज़िंदगी की चंद उन रातों में थी जिन इंतहाई बेचैनी के आलम में गुजार दी थी, और वजह से आइंदा बात न करने का फैसला मेरे में खटकता रहा। अगली सुबह भी नाश्ता कर ही रहा था, बाहर गली में राजा की सीटी ने मुझे चौंका दिया। इतनी सवेरे अचानक क्या आफताब आन पड़ी। मैंने जल्दी से चाय का पूरा प्याला गड़प से हलक में डेला और अम्मी से नजरें बचाकर बाहर गली में निकल आया। राजा और मुशी बाहर गली में खड़े बेचैनी से मेरे इंतजार करने रहे थे। पूछने पर पता चला कि आज कॉमेडी शो के वक्त यानी दोपहर 3 बजे उसानी खाला ने मोहल्ले के तमाम बच्चों को अपने घर गुटलियां पढ़ने के लिए बुलाया है। ऐसे मौके पर बच्चों के साथ इनकी माएँ भी स्वाब हासिल करने की खातिर गुटलियां पढ़ने आया करती थी। मतलब यह कि आज दोपहर अपने घर वालों से नजर बचाकर सिनेमा तक पहुंचना नामुमकिन था। लिहाजा राजा ने कॉमेडी शो की बजाय मॉर्निंग शो पर जाने का प्रोग्राम किया जो सुबह 11 बजे शुरू होता था। मतलब हमारे पास अब भी 2-2.5 घंटे थे तैयारी करने के लिए। मैंने राजा को एक आखिरी मतवा सोच लेने का कहा, लेकिन बकौल राजा, जब उखली में साड़े दे ही दिया है तो फिर मूसलों से क्या डरना। अगले 2 घंटे हम यूँ पांचों किसी न किसी तरह तैयार होकर सिनेमा के बाहर खड़े अंदरूनी गेट पर रश जटने का इंतजार कर रहे थे। राजा इस उम्र रसीदा शख्स की तलाश थी जिसने पिछली मरतबा हमें हाल में बैठाया था। यहाँ सब लोग इसे गफ्फार साहब के नाम से जानते थे। वो सिनेमा की इंतजामिया का हिस्सा था, लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार राजा ने सिनेमा की कैंटीन के पीछे बने असिस्टेंट मैनेजर के नाम की तख्ती लगे कमरे में एक शख्स को निकलते देखा, पाकर इसके पीछे जा पहुंचा। कुछ देर तक वो दोनों आपस में जाने क्या बातें कर रहे थे। हम चारों का यहाँ बेचैनी और घबराहट से बुरा हाल था। नन्नू ने बाकायदा पेशन भी कर दी कि आज सुबह से ही इसकी पाई आंख फड़क रही है, लगता है कोई बुरी खबर मिलने वाली है। गुड्डू ने इसी लम्हे से झिड़क कर चुप करवा दिया, क्योंकि असल में खुद इसके दिल में भी कुछ ऐसे ही वसवसे पाल रहे थे। सच तो यह हम चारों यहाँ तक राजा की हिम्मत दिलाने पर आ तो गए थे, लेकिन अंदर से सबके दिल किसी खुदा सीधा पत्ते की तरह कांप रहे थे। आखिरकार खुदा खुदा करके राजा वापस पलटा। इसके हाथ में कोई पर्ची पकड़ी हुई दिखाई दी। राजा के आते ही हम सबने इस पर सवालों की बौछार कर दी। क्या हुआ, कौन था वो शख्स, बात बनी या नहीं, इसे शक तो नहीं हुआ। राजा ने हाथ उठाकर हम सबको खामोश करवा दिया। अरे यार सब ठीक है, दरअसल आज गफ्फार साहब आई नहीं। ये शख्स जिससे मैं बातें कर रहा था यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर है। मैं इसे शाह साहब का हवाला दिया तो बेचारा काफ़ी मरूब हो गया। इसने हम सब के लिए स्टॉल की ये पर्ची दे दी है, हम गेट वालों के हवाले कर देंगे। अंदर जब टिकट चेक करने वाला आएगा तो हम सब सिर्फ एक ही जुमला कहेंगे कि हम शाहजी के बंदे हैं और बस। चलो आप देर ना करो, शो शुरू हो चुका है। राजा अपनी बात खत्म करते ही स्टॉल की जाने भागा और हम सब भी राजा की तकलीद करते हुए पीछे दौड़ते हुए सिनेमा हॉल में दाखिल हुए। गेट कीपर ने असिस्टेंट मैनेजर की पर्ची देखी और स्टॉल से सबसे पीछे किताब में बैठने का इशारा किया। फिल्म शुरू हो चुकी थी और हाल में हीरोइन के पर्दे पर आमद पर जोरदार सीटियां बज रही थी। हम पांचों भी अंधेरे में टकराते और ठोकने खाते अपनी सीटों पर तक पहुंच चुके थे। राजा ने कई बार दरवाजे की तरफ देखा, अभी तक असिस्टेंट मैनेजर ने हमारा ऑर्डर लेने के लिए कोई बंदा क्यों नहीं भेजा। अलबत्ता हम चारों की तवज्जो मुकम्मल पर्दे की जानिब। मुझे फिल्म की हीरोइन भी अच्छी लगी, क्योंकि जब वो हंसती थी तो इस गालों में भी बिल्कुल वजह की तरह 2 गुलाबी गड़े बढ़ते थे। हमारे बैठने की तरतीब कुछ यूँ थी, मैं बिल्कुल दरमियान में था और मेरे बाईं तरफ दरवाजे की तरफ गुड्डू और मुशी बैठे हुए थे, जबकि दाएं जानिब राजा और नन्नू बड़ा जवान थे। कुछ ही देर बाद टिकट चेकर अंदर आए और हमेशा की तरह सिनेमा के बॉय लिम्का की बोतलें और बहुत से ग्लास जो एक गोल स्टैंड में फंसे हुए थे और सोडे की बहुत सी बोतलें उठाए हुए दाखिल हुए। हाल में ज़रा देर के लिए हलचल सी मची और लोगों की आवाज़ें उभरी। आइसक्रीम बॉय, 2 पौंड का इधर भी, सोडा बॉय, 1 लेमन सोडा बेगम साहब के लिए और मेरे लिए, पैकेट गरम पीनट्स। ये तो पीछे की जानिब बैठी हुई जंट्री की आवाज़ें थी, जबकि बहुत दूर हाल की अगली जानिब मजदूर और चौथे दर्जे के मुलाजमिन की आवाज़ें और लहजा इन स्टाइल की आवाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अभी वो चने वाले 8 आने के गर्म चने ज़रा मसाला डालकर और गंडेरी वाले भाई किलो गंडेरी यानी मीठी ऐसी हो के शीरा हाथों से टपके और 7 अप के शहजादे 2-2 सोडे और खाली बोतल आखिर में ले जाइयो। हमारे सरों पर मुनकर नकीर बनकर ना टिकियो। गर्ज भांत की बोलियां थी जो इस वक्त हाल में गूंज रही थी, क्योंकि मुझे इन आवाज़ों से शदीद उलझन हो रही थी, क्योंकि फिल्म का बाकायदा वक्फा अभी शुरू नहीं हुआ था और हीरोइन के बाप और हीरो में एक बेहद जज्बाती मुकालमा अपने इख्तिताम के करीब था। जाने ये सिनेमा वाले दरमियानी वक्त से पहले ही इन छाबड़ियों वालों और सिनेमा बॉयज़ को अंदर क्यों आने देते हैं। इतने में टिकट चेकर दरवाजे की जानिब हमारी कितार में से सबसे पहले गुड्डू के पास स्टार्ट चेकर पहुंचा। गुड्डू फिल्म देखने में इस कदर मगन था कि वो शाहजी का नाम भूल गया। इसने जल्दी से नन्नू से पूछा, यार हम किसके बंदे हैं। नन्नू जल्दी से बोला, अल्लाह जी के। मैंने जोर से उसे कोनी मारी। नन्नू हकलाया, मतलब शाहजी के। टिकट चेकर ने सर हिलाया और नन्नू के चेहरे पर टार्च मारी। नन्नू ने भी धराया, हम शाहजी के आदमी हैं। टिकट चेकर ने मेरे चेहरे पर रोशनी डाली, मैंने भी मखसूस दौड़ा धराया। मेरे बाद गुड्डू ने भी इसी का वेट किया। टिकट चेकर ने राजा का रुख किया। राजा ने भी इंतहाई मोतबर लहजे में रोब से कहा, हम 5 शाहजी के बंदे हैं।
टिकट चेकर ने आखिरी मरतबा तसल्ली के लिए एक बार हम पांचों पर टार्च लहराई और राजा से पूछा, बस ये 5 की नफरी है या फिर हाल में कोई और भी शादी का बंदा बैठा हुआ है? राजा ने इनकसारी से जवाब दिया, नहीं जी, बस हम ही शादी के 5 बंदे हैं। राजा के बात खत्म होते ही राजा के पीछे से एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी, बहुत खूब, तुम सब शादी के बंदे हो और मैं शाजी बकलम खुद, राजा फयाज शाह। चंद लम्हों तक हमें कुछ समझ नहीं आया कि इस शख्स ने ये कौन सा इंकशाफ किया और हम पांचों होंकों की तरह इस शख्स को, और वो हमें देखता रहा। फिर अचानक ही वो गुस्से से जोर से चिल्लाया, पकड़ो इन 5 अपराधियों को। राजा ने हम सबसे पहले हालात की नजाकत को भांप लिया और वो उछलकर सीट से उतरा और बाहर के दरवाजे की जानिब सर पर दौड़ते हुए जोर से चिल्लाया, बेवकूफों की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सारे उठकर भागो। राजा की चीख के साथ हम सब भी किसी गहरे ख्वाब से चौंक कर जागे और अपनी अपनी सीटों से यूं उछले जैसे हमें किसी बिच्छू ने गाड़ लिया हो। अस्पताल में एक भगदड़ सी मची और नाजुक बेगमात ने तो बाकायदा चीखने चलाने लगी। शायद वो समझी थी कि सैनमा कोई बड़ी वारदात हो गई हो। शादी से गलती हुई कि उन्होंने हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर पहले इस स्टाल के बिरोनी ही दरवाजे पर कोई पहरादार खड़ा नहीं किया था और सिर्फ टिकट चेकर के भरोसे पर हम पर छापा मारने की ठान ली थी। टिकट चेकर को भी हमसे ऐसी पुटी की उम्मीद हरगिज नहीं थी, वरना कम से कम वो दरवाजा बंद कर ही आता। 5 कुर्सियां फैलांगते हुए एक मात के बैल बाटे और शरारों गरारों में उलझते गिरते पड़ते स्टाल के दरवाजे से बाहर निकले। स्टाल में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हमें यूं दीवानावार भागते हुए देखकर कुछ जल्दबाज किस्म के पैरोकारों ने भी बिना कुछ जाने या बिना कुछ पूछे बाहर की जानिब दौड़ लगाती थी और हमारे और टिकट चेकर और शादी के दरमियान में दरअसल यही जुलूस की वजह से हम टिकट चेकर की गिरफ्त से बच निकलने में कामयाब हो गए, वरना गुड्डू की नई बूस्टर का कॉलर तो के हाथ आते ही रह गया था। लेकिन अफसोस इसके हाथ में वो कॉलर ही दबा रह गया और गुड्डू को आइंदा हमेशा बिना कॉलर के पहनना पड़ी। हमारे पीछे स्टाल में औरतों की चीख और मर्दों की पकड़ो लपको जाने ना पाई की आवाज़ों ने एक तूफान बर्पा कर दिया था। स्टाल में निकलते ही हम सैनमा की लंबी राहदारी में भागते हुए जैसे स्कूल की 1000 गज की रेस में दौड़ते हैं, राहदारी से गुजरते हुए हम एक हिस्से में पहुंचे जहां से पहले सहन और फिर बिरोनी गेट का जंगला दूर से ही नजर आ रहा था। मैंने पलटकर हमारे पीछे हमारी तकलीफ में ढोते हुए पैरोकारों का हजूम देखा। इसके पीछे चीखता चलाता टिकट चेकर, इसके पीछे सबसे आखिर में हामता कामता सरपट भागते हुए चले आ रहे थे। सैनमा का बिरोनी जंगला अभी तक ताले से बंद था क्योंकि शायद फिल्म के दरमियानी वक्फे में बिरोनी लोगों को रोकने के लिए इसे बंद ही रखा जाता है। हमारे पास वक्त बहुत कम था, लिहाजा कोई दूसरा रास्ता अपनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम 5 एक कतार में दौड़ते हुए लोहे के जंगले के पास पहुंचे और अगले ही लम्हे सबसे पहले गुड्डू और फिर इसके पीछे बाकी 4 किसी स्पाइडर मैन की तरह बिना एक पल जाया किए जंगले के पार गए। लेकिन इस कोशिश में नन्नू के लंबे कलर वाली कमीज ने धोखा दिया। इसकी कमीज का आधा हिस्सा निशानी के तौर पर जंगले में ही अटका रह गया। उसी का फैशनेबल और मेरा मफलर भी इसी भाग दौड़ की नजर हो चुका था, लेकिन इस वक्त हमें अपनी जान की पड़ी। जंगले की दूसरी जानिब उतरते ही हमने बिना रुके सड़क पार की और पीछे भागते और चीखते चलाते दीवानावार हजूम को दूर छोड़ाए। यानी कि लम्हों बाद हम हाँपते कामते मोहल्ले के गेट के करीब पहुंच चुके थे। रास्ता भर दौड़ते हुए हम अपने पीछे भी नजर डालते आए कि कहीं कोई जोशीला तमाशबीन हमारे घरों तक ना पहुंच जाए। लेकिन ये देखकर हम सब ने इत्मीनान का सांस लिया कि इस रेस में हम 5 ने इन सबको बिछाड़ दिया है। इसके बाद हम सब ने मिलकर राजा की जो दुर्गत बनाई और हमारी हुलियों को देखकर हमारे घर वालों के हाथों जो हमारी दुर्गत बनी वो दास्तान नाकाबिले अशात है। बहुत दिन बाद राजा ने सैनमा के किसी छोटे एहलकार से मालूमात करवाई तो पता चला कि शादी के घर वाले तो पिछले हफ्ते भी सैनमा आए थे, लेकिन इन्हें बताया गया था कि इनके नाम के पासिस पर तो चंद बच्चे न सिर्फ फिल्म देख गए हैं बल्कि अपनी तरफ से खूब अयाशी भी कर गए हैं। बात शादी तक पहुंची तो उन्होंने सैनमा इंतजामिया को चौकस कर दिया कि अब अगर वो गुरो फिल्म देखने आए तो इन्हें इतला कर दी जाए। सैनमा वालों ने वही किया। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम इस दिन इनके हथे नहीं चढ़े, वरना वो हमारी अड्डी पसली एक कर देते। लेकिन जिंदगी की इस पहली बेईमानी से सबक लेने की बजाय ये बेईमानी हमारी दिलों के किसी कोने में हमेशा के लिए चुप कर बैठ गई। हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं अपने अंदर इस बात को तस्लीम कर लिया था कि वो बेईमानी जो पकड़ी ना जा सके जायज होती है। बस एक जरा सी हिम्मत की ही तो बात है। और जब कभी भी मैंने वो जरा सी हिम्मत कर दिखाई तभी मेरे अंदर का राजा फौरन बाहर निकलकर सामने आ बैठता और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे पूछता, हाँ प्यारे, अयाशी करनी है तो बोलो, लेकिन याद रखो अयाशी करने की खातिर खतरा मोल लेना पड़ता है, तो कहो है हिम्मत खतरे में कूदने की। मैं सहम कर नफी में सारा हिलाता, नहीं अगर पकड़े गए तो। मेरे अंदर की बेईमानी मुझे बचपन के दोस्त राजा की तरह पुचकारती है, अरे यार उखली में सार दे ही दिया तो अब मौसलों से क्या डरना। मैं कुछ देर सोचता हूँ फिर चुपचाप अपना सार उखली में दे डालता हूँ।